Hello students, welcome back to the lecture of some basic concepts of chemistry. And in today's lecture, we are going to cover the topic laws of chemical combination in detail. ठीक है? Now students, law of chemical combination इसमें आपको 5 to 6 laws आते हैं. ठीक है ना. ये सारी लॉज बेसिकली डिसाइड करते हैं, ये केमिस्ट्री की वो लॉज है जो डिसाइड करते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एलिमेंट्स किस तरीके से कंबाइन होते हैं उसका हमको आइडिया देता है. उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते समय जितनी भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस हमें दिखाई देती है तो उन सब का भी हमको एक थ्योरेटिकल नॉलेज पता चलता है. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. स्टूडेंट्स, दिस लॉ वाज गिवन बाय द केमिस्ट एंटोइन लेवॉइजर. ठीक है, एंटोइन लेवॉइजर. ये लॉ बहुत ही सिंपल है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काफ़ी सबसे पुरानी और काफ़ी पहली लॉ है ये, जिसमें एक सिंपल उन्होंने बताया था कि अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट अगर कंबाइन होके आपको एक प्रोडक्ट बना के देते हैं. ठीक है. सो ये आपके स्टूडेंट्स हो गए रिएक्टेंट. A प्लस बी क्या हो गया, ये हो गया आपके रिएक्टेंट एंड दिस इज दी प्रोडक्ट. तो उन्होंने बताया है कि ऐसे केस में सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट इट इज इक्वल टू सम ऑफ द मासेस और मास ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब रिएक्शन के पहले जितना मास आपके रिएक्टेंट का था, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उतना ही मास आपके किसका रहेगा, प्रोडक्ट का रहेगा. ध्यान से सुनो, सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, याद रहेगा आपको ये चीज़. दूसरा स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखने का है कि ये तब वैलिड है ये कि रिएक्टेंट का मास बराबर आएगा प्रोडक्ट के मास के अगर आपका कोई रिएक्शन 100% कंप्लीट हो. इन केस अगर कोई रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट के जगह पे आप क्या लिखेंगे, दैट टोटल मास ऑफ द reactants in a chemical reaction, it will be equal to total mass of the product प्लस क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट. मतलब जो रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हुई, मतलब जिसमें रिएक्टेंट थोड़ा बहुत अमाउंट में लेफ्ट ओवर रह गया, तो उस केस में टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट प्लस टोटल मास ऑफ द अनरिएक्टेड रिएक्टेंट. तो यहाँ पे भी मास क्या हो गया, कंजर्व हुआ है. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिस द पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास और नॉट. ठीक है. अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे दिया हो गया है कि 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट ये कंबाइन करता है 0.58 ग्राम्स ऑफ NaCl. ठीक है, ये दोनों कंबाइन करते हैं. तो बेसिकली ये आपके क्या हो गए, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का वजन हो गया. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट या फिर बिफोर केमिकल रिएक्शन. सो दैट वुड बी स्टूडेंट्स 1.50 ग्राम्स किसका, ऑफ AgNO3 और प्लस क्या हो जाएगा 0.585 ग्राम्स ऑफ NaCl. ठीक है. अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको आएगा, ये हो जाएगा आपका 5 8 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दैट इज 2.285 ग्राम्स आएगा. कितना आएगा आपको आंसर स्टूडेंट्स, 2.285 ग्राम्स. ठीक है. चलो ये हो गया. अब बोला गया है कि इतना सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब कंबाइन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, आफ्टर द रिएक्शन इट गिव्स 1.435 grams of AgCl and 0.5 grams of AgNO3. So basically I'm writing it again, Ag silver nitrate plus
NaCl. They undergo a chemical change to give product AgCl. बेसिकली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. और प्लस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको सॉरी हियर यू विल गेट सोडियम नाइट्रेट NaNO3. ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों, इनका वजन मिला के कितना आया 2.285 ग्राम्स. अच्छा, AgCl कितना मिला है आपको 1.435 ग्राम्स एंड सोडियम नाइट्रेट आपको कितना मिला है 0.85 ग्राम्स. और अगर आप इसको प्लस करोगे तो आपको इस केस में भी आंसर 2.285 ग्राम्स ही आएगा. सो दैट मीन्स मास ऑफ द रिएक्टेंट इट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो मास कंजर्व हो गया, मास कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, पूरा का पूरा मास एक रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है. सो यस, दिस क्वेश्चन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, दूसरा स्टूडेंट ध्यान रखना कि आज के डेट में ये लॉ वैलिड नहीं है. ठीक है, ये गलत है, बिकॉज याद रखो आज के डेट में ये वैलिड नहीं है. दिस थ्योरी इज नॉट वैलिड टुडे. व्हाई? बिकॉज आइंस्टाइन ने आपको एक इक्वेशन दिया है E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर. ठीक है, E इज इक्वल टू क्या है बच्चों, डेल्टा MC स्क्वायर, जहाँ पे ये जो मास है, ठीक है, ये बेसिकली एक मास डिफेक्ट है एंड दिस मास इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी. ये जो मास है ये एनर्जी की एक फॉर्म है. मतलब ऐसा माना जाता है बेसिकली कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर होता है या कोई भी अगर कहीं पे भी कोई चेंजेस होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. और 100% केमिकल चेंज कभी भी आपको कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है. तो याद रखो, लिटिल अमाउंट ऑफ मास इट इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, so this law is not valid today and this is all about the law of conservation of mass. Now next we move on to the law of multiple proportion. Okay, students, second law is the law of definite proportion which was given by Proust. ठीक है, किसने दिया था law of definite proportion? It was presented by Proust in the year 1799. अच्छा, अब पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. एग्जाम में अगर आएगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तो आपको ये 3 लाइन का स्टेटमेंट लिखने का है और प्लस एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है. ठीक है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे. नाउ यहाँ पे दिया गया है कि एक केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड और टेकन, इट ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. मतलब एक कंपाउंड अगर आप उसका सोर्स कोई भी हो, आप उसको कहीं से भी लेके आओ और उस कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट का जो वजन होगा, मास होगा, उनके मास के मिलने का जो प्रपोर्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है. मतलब बेसिकली कुछ एलिमेंट्स अगर कंबाइन होके एक पर्टिकुलर कंपाउंड बना रहे तो उनके मिलने का जो प्रपोर्शन होगा, कंबाइन होने का जो मास का जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं. अब देखो बच्चों, सबसे पहले मान लेते हैं मैंने लेबोरेटरी में कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर दिया, हीट किया. तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से मुझे क्या मिलता है, CO2 गैस मिलेगा. सेकेंड मैंने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को हीट किया, Na2CO3. इसे भी हीट करने से CO2 बाय प्रोडक्ट होता है. मतलब और भी प्रोडक्ट मिलेंगे बट मेजर क्या है आपका, यहाँ पे मैंने CO2 लिया है. अगर आप कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा. बराबर है. दूसरा, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, CO2. तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये आपका हो गया CO2 का सैंपल 1. ठीक है, सिमिलरली ये हो गया सैंपल 2, ये हो गया आपका सैंपल 3 और ये हो गया आपका सैंपल 4. क्यों अलग अलग सैंपल्स, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन से मिले हैं. तो हमने क्या किया, फिर टेस्टिंग किया कि ये सारे CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो वजन है, जिस वजन में ये मिले हैं तो उनके वजन का हमने क्या किया, रेशियो निकाला. तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे स्टूडेंट्स इनके मास का जो रेशियो है, कार्बन का यहाँ पे एटॉमिक मास आपको पता ही है
तो ये होता है 12, ऑक्सीजन का यहाँ पे होता है 16, 16 तो 32, तो इनका रेशियो क्या आया सबका 12:32, सबका क्या आया यहाँ पे 12:32, जिसको और रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर रिड्यूस किया तो आपको क्या मिलेगा फिर यस 4 के टेबल में जाएंगे, 4 3 और 4 8, तो आपका जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वो है 3:8। इससे ये पता चलता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें डेफिनेटली CO2 के फॉर्मेशन में अगर कार्बन आपके पास 3 ग्राम्स है तो ऑक्सीजन कंपलसरी आपको कितना लगेगा 8 ग्राम्स लगेगा। हर 3 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन 8 ग्राम्स होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, आपको CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। चाहे आप CO2 कहीं से भी उठा के लेके आओ, फॉर एवरी 8 grams of oxygen you will need 3 grams of carbon, और फॉर एवरी 3 grams of carbon you will need 8 grams of oxygen। एक और एग्जाम्पल, इस टाइम फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिफरेंट वाटर सैंपल्स, ठीक है। तो आपने एक जगह सी वाटर लिया, ठीक है, फिर आपने एक जगह चाहिए तो रेन वाटर लिया, फिर आपने एक टैप वाटर लिया, और एक आपने क्या किया लेबोरेटरी में ही बनाया, तो लैब वाटर। ओके, तो सबका स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे H2O 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 H2O, and experimentally it was calculated and observed that hydrogen और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन के वजन का जो रेशियो था, मास के कॉम्बिनेशन का रेशियो, यही स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 2:16 पाया गया, इधर भी 2:16, 2:16, और यहाँ पे क्या आएगा 2:16, तो रेशियो हो जाएगा 1:8, 1:8, 1:8, 1:8। सो मतलब बेसिकली आप वाटर कहीं से भी लो, अगर आपके पास हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो आपको ऑक्सीजन फिक्स में आपको कितना लगेगा 8 ग्राम्स लगेगा। और ये जो वैल्यूज़ है ये क्या है CO2 में कार्बन इज टू ऑक्सीजन के मास का रेशियो का वैल्यू है, क्लियर है। और ये जो वैल्यूज़ है ये हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो का वैल्यू है। सो दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। वंस अगेन इफ आई शो यू द स्टेटमेंट विच यू हैव टू राइट, सो रिमेंबर a chemical combination, a chemical compound, कोई भी chemical compound, no matter from which source it has been taken, कोई भी सोर्स से आप कोई भी कंपाउंड, अगर एक पर्टिकुलर कंपाउंड लेते हो तो उसमें सेम एलिमेंट, वही सेम एलिमेंट होंगे और उनके मास का जो रेशियो रहेगा दे विल बी इन डेफिनेट और फिक्स्ड प्रपोर्शन। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड लॉ, and that is law of multiple proportion। ये है law of definite proportion और constant proportion भी बोलते हैं, and next will be law of multiple proportion। स्टूडेंट्स, law of constant proportion की बात की, मैं आपको बता दूं कि वो आइसोटोप्स जो कंपाउंड जो होते हैं, एक कंपाउंड जिनके अलग अलग आइसोटोप्स हो, जैसे वाटर के भी आइसोटोप्स होते हैं, तो उनके लिए वैलिड नहीं है। जैसे वाटर में एक टाइम पे उनका मॉलिक्यूलर मास 16 आता है और एक वाटर के मॉलिक्यूलर मास 18 आता है, तो दोनों आपस में दूसरे के आइसोटोप्स है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड नहीं होगा। Alright students, so here we start with the third law, that is law of multiple proportion, which was given by Dalton in 1808। Now बहुत ही सिंपल लॉ ये है, आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे ये, फिर भी जस्ट रीड आउट द स्टेटमेंट। नाउ व्हेन 2 एलिमेंट्स, जब 2 एलिमेंट्स दे कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, कभी कभी 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से हमको अलग अलग कंपाउंड्स मिलने के चांसेस रहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट बेयर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। ओके, इसको भूल जाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, तो पहले इसको समझते हैं कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन होकर 2 अलग अलग कंपाउंड्स कैसे देते हैं। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट कंपाउंड्स, which is obtained by hydrogen and oxygen,
ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हमको जो कंपाउंड्स मिलते हैं हम उनकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता रहेगा कि H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके पहला एलिमेंट है, पहला कंपाउंड है वाटर। दूसरा H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O2, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का मास जो रहेगा वो रहेगा 2 ग्राम्स और ऑक्सीजन का इधर मास रहेगा, देखो 2 कैंसिल हो गया तो एक ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या रहेगा 16 ग्राम्स, ठीक है। तो 2 ग्राम्स और 16 ग्राम्स, और आपको जो वाटर है वो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे ये देखो हाइड्रोजन के जो कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वो क्या है यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन के जो कॉम्बिनेशन का रेशियो है वो यहाँ पे क्या है 16। तो बेसिकली वाटर में जो रेशियो है वो 2:16 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम्स, बट ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है आपका 32 ग्राम्स, और तो यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 2:32। अब आपको ध्यान ये रखने का है कि जब भी आप एक कंपाउंड बनाते हो दो अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करके, जब भी आप एक कंपाउंड बनाते हो दो अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करके, तो उन दोनों एलिमेंट्स में से एक का मास फिक्स्ड होना चाहिए। अगर मैं कोई तीसरा रिएक्शन भी लिखूं जहाँ पे H प्लस और O को प्लस करके वाटर मिले, तो मुझे ध्यान देने का है कि एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होना ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। ये आपका हो गया फिक्स्ड मास, ओके, दैट इज 2 ग्राम्स, और एक एलिमेंट का मास क्या करना चाहिए यहाँ पे डिफर करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे बच्चों जो कंपाउंड मिला है, देखो यहाँ पे when two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combines with the fixed mass of the other element, then the different masses of one element, different masses, ये वाले फिक्स्ड मास वाले हैं, ये कौन से मास वाले हैं डिफरेंट मासेस, सो देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, उनका खुद का भी जो रेशियो है वो एक स्मॉल होल नंबर होता है। मतलब अगर मैं दोनों ही कंपाउंड में, यहाँ का ऑक्सीजन आपका 16 है, यहाँ का ऑक्सीजन आपका 32 ग्राम्स है, तो अगर मैं दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन का रेशियो अगर लूँ तो बेसिकली मुझे आएगा 16:32 एंड दैट इज 1:2। तो सिंपल होल नंबर होता है, ठीक है। ये देखो ये आपके हो गए वो एलिमेंट जिसका मास हमने क्या रखा है फिक्स्ड रखा है, सो दीज आर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फिक्स्ड मास, अंडरस्टूड। एंड देन दीज आर द एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मास। तो हमको बेसिकली बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जो डिफरेंट मासेस वाले जो एलिमेंट है ना, उन्हीं के हमको क्या करना है उस पर्टिकुलर दोनों कंपाउंड में रेशियो निकाल। तो 16 यहाँ पे ऑक्सीजन 16 है, यहाँ पे क्या है 32, तो 16:32 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1:2, एंड 1:2 क्या है सिंपल होल नंबर है, ओके। एक बार वापस स्टेटमेंट को देखो, अभी मैच करते हैं। व्हेन 2 एलिमेंट्स, so these are the 2 elements, when 2 elements combine to form more than one compounds, hydrogen that is water and other is hydrogen peroxide, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हमको दो अलग अलग कंपाउंड्स भी मिल रहे हैं, हाँ सेम एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से दो अलग अलग कंपाउंड्स मिल रहे हैं। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के मासेस अलग अलग है, विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, ठीक है। एंड the fixed mass of the other element, this element it bears a small whole number ratio in that compound। देखो यहाँ पे क्या लिखा है bears a small number ratio to one another, मतलब आपस में ही अगर इनके सेम एलिमेंट्स के रेशियो निकालोगे तो वो बहुत ही सिंपल होल नंबर रेशियो ही आता है हमेशा, ओके। इसको एक और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। नाउ हम उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जो कार्बन और ऑक्सीजन से बनते हैं। सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो फॉर एग्जाम्पल कार्बन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलता है हमको कार्बन डाइऑक्साइड। एक रिएक्शन में कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो यहाँ पे हमको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड।
ठीक है, एक का मास फिक्स्ड होना चाहिए। तो ये देखो, ये है जैसे 12 ग्राम्स, ये भी यहाँ पे कितना है 12 ग्राम्स। ठीक है, ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16 टू से ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 32 ग्राम्स, और यहाँ पे एक का क्या हो जाएगा 16 ग्राम्स। तो इधर क्या हो गया रेशियो 12:32, और यहाँ पे क्या हो गया 12:16। ठीक है, वापस एक बार, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, देन द डिफरेंट masses of one element, then the different masses of one element which combines with the fixed mass of the other, these element they themselves bear a small number ratio to one another। अब इनका आपस में ही दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन का अगर आप रेशियो निकालोगे तो स्टूडेंट 32:16, दैट इज रेशियो आ जाएगा 2:1। क्लियर है, समझ में आ रहा है? दैट इज यहाँ पे डिफरेंट masses ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ द कार्बन, यहाँ पे डिफरेंट masses ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ द हाइड्रोजन, and these they bear a simple whole number ratio। okay, एक और भी एग्जाम्पल लेते हैं। so here I'll be writing compounds of नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनसे तो जो दो बहुत सारे कंपाउंड्स हमको मिले हैं मैं उनका नाम लिखती हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, एक को क्या करेंगे फिक्स रखेंगे, एक को क्या करेंगे फिक्स रखेंगे, और फिर हम क्या निकालेंगे, जिसको फिक्स रखोगे, अगर आप नाइट्रोजन को फिक्स रखोगे तो ऑक्सीजन का रेशियो निकालोगे, ऑक्सीजन को फिक्स रखोगे तो नाइट्रोजन का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो 2 के लिए यहाँ पे आ जाएगा, एक का होता है 14 टू सही हो जाएगा 28 पार्ट्स। यहाँ पे नाइट्रोजन 14 पार्ट्स, यहाँ पे 28 पार्ट्स। नाइट्रोजन अगेन यहाँ पे भी कितना है, एक ही है, तो 14 पार्ट्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 पार्ट्स। इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आएगा 16 पार्ट्स, यहाँ पे ऑक्सीजन 16 पार्ट्स, यहाँ पे 16 3 ज़ा 42, सॉरी 48, तो ये हो जाएगा आपका 48, ये हो जाएगा 32, एंड ये हो जाएगा 80 पार्ट्स। अब ये भी अलग मासेस है, ये भी अलग मासेस है, हमको क्या करना है, एक के मास को स्टूडेंट फिक्स करना है। अब आप देखोगे तो नाइट्रोजन के मास को फिक्स करने के चांसेस ज़्यादा है, अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये लोग क्या बन जाएंगे 28, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली इनका सबका वजन फिर क्या हो जाएगा 28 फिक्स हो गया, ये हो गया आपके फिक्स्ड मास वाले। ठीक है, फिक्स कर दिया ना, सबका 28 हो गया, और ये हो गया आपके डिफरेंट मास वाले। ओके, सो बेसिकली अब डिफरेंट मासेस का ही हमको आपस में क्या निकालना है, रेशियो। मैं आपको एक बार नंबर फिर से बता दूं, मासेस ऑफ ऑक्सीजन हो गए 16, 32, 48, 32 टू ये हो गया 64, और ये क्या हो गया 80। तो फिक्स्ड मास वालों का रेशियो नहीं निकालना है हमको, डिफरेंट मासेस का निकालना है रेशियो, डिफरेंट मासेस वालों का ही आपस में रेशियो निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा रेशियो ऑफ different masses of oxygen to one another, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 16:32 is to 48 is to 64 is to 80। अब देखो रेशियो क्या आ रहा है इनका आपस में, 1:2 is to 3 is to 4 is to 5, and which is again a simple ratio
bearing a simple whole number. Understood? So ये था स्टूडेंट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. ठीक है, वापस देख लो. फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट masses of one element which combines with the fixed mass of the other element, and these element which got different mass, they bear a simple whole number ratio to one another. आपस में इनका रेशियो होल नंबर के बराबर आता है. आप बोलोगे इनका रेशियो, बट इनका रेशियो 1:1 आएगा ना, क्योंकि सबका सेम ही रहेगा, फिक्स्ड है इनका, तो 1:1 ही आएगा रेशियो. Okay students, so the remaining 3 laws, that is the law of Gay-Lussac's law, Avogadro's law, the law of reciprocal proportion, we cover it in the next lecture. All right, keep studying, keep reading. All the best. Thank you.